शून्य से अनंत तक कहानी गणित की। मानवता और गणित दोनों का विकास बिल्कुल साथ साथ हुआ और दोनों एक दूसरे में ऐसे गुथ गए कि आप उन्हें अलग ही नहीं कर सकते थे। लेकिन जब भी मानव के विकास की कहानी सुनाई जाती है तो गणित के विकास की कहानी कुछ पीछे छूट जाती है। आज उसी गणित की कहानी जिसकी पीठ पर दुनिया का सारा विज्ञान टिका हुआ है, विज्ञान ही नहीं बल्कि कलाएं भी इसी गणित पर टिकी हुई है। महान यूनानी गणितज्ञ पाइथागोरस ने संगीत और गणित का रिश्ता ईसा मसीह की पैदा से कई सौ साल पहले खोज निकाला था। स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला सब गणित के नियमों से चलते हैं। आकार और अनुपात को समझे बिना किसी भी तरह की कोई भी रचना करना संभव ही नहीं है। वैज्ञानिक बताते हैं कि कई जीव जंतु कौवे से लेके चिंपांजी तक 5 से 7 तक अंक गिन सकते हैं। इंसान ने पहले कहां और कब बोलना शुरू किया, कब गिनना शुरू किया, ये कोई नहीं जानता। लेकिन सबसे पहले लिखने और अंकों को अंकित करने के प्रमाण आज के इराक, जिसे तब बेलगुनिया कहा जाता था, वहां और मिस्र में मिलते हैं, जहां लोग अंकों को मिट्टी की पट्टी और भोजपत्रों पर लिखा करते थे। इस धरती पर इंसान की बनाई सबसे पुरानी चीजों में से एक है मिस्र के पिरामिड। अब से तकरीबन 5000 साल पहले बने पिरामिड इस बात का अंदाजा देते हैं कि ज्यामिति या ज्योमेट्री का विकास भी काफी पहले शुरू हो गया था। जाने माने गणितज्ञ मार्कस अरस्तु बताते हैं कि ज्यामिति के ज्ञान के बिना पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर को नहीं बना सकते थे एवं 5000 साल पहले पत्थर, रस्सी, लोगों की मेहनत और गणित के जादू से बना चमत्कारी पिरामिड। मिस्र से करीब 7000 किलोमीटर दूर चीन गणित की कहानी का अगला पड़ाव। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, हजारों किलोमीटर लंबी दीवार जो सदियों तक बनती रही। चीन की दीवार का पहला पत्थर अब से कोई 2500 साल पहले रखा गया था। ऊंची नीची जमीन पर सुरक्षा के लिहाज से दीवार बनाना आज के इंजीनियर्स के लिए बहुत ज्यादा चुनौती भरा काम है। चीनियों के इस कमाल के पीछे भी गणित ही है। दीवार बनाने के लिए उतार चढ़ाव का एंगल, उसमें लगने वाले सामान की मात्रा, इन सब का हिसाब लगाना बहुत जरूरी था। इंसान गिनती के लिए शुरुआत से ही अपनी अंगुलियों का इस्तेमाल करता आ रहा है। चीनियों का गणित बांस के टुकड़ों के सहारे चलता था। मिस्र के लोगों की तुलना में चीनियों ने होशियारी दिखाई। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस तरह से बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं जोड़ी और घटाई जाने लगी। इसे डेसिमल वैल्यू प्लेस सिस्टम भी कहा जाता था। आज भी हम इसका इस्तेमाल अपने स्कूल लाइफ के अंदर करते हैं। चीन के दीवार और मिस्र के पिरामिड तो बन चुके थे, लेकिन गणित अब भी अधूरा था। चीनी जोड़ने के लिए प्लेस वैल्यू सिस्टम तो काम में लेते थे, लेकिन जब वे बड़े अंक लिखते तो उन्हें चित्रों की सहायता से समझना पड़ता। मिस्र, मेसोपोटामिया, बेबीलोन, यूनान, चीन, हर जगह लोग अपने कदमों, हाथों की लंबाई या धागों से नाप तोल कर रहे थे। कहीं पर पत्थर, कहीं पर बांस, कहीं मिट्टी की गीली पट्टी और कहीं पर रेत में हिसाब लगाया जाता था। लेकिन गणित की कहानी में सबसे बड़ा दिलचस्प मोड़ तब आया जब भारत में जीरो की खोज हुई, जिसने गणित की दुनिया और दुनिया के गणित को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। 1 से 9 तक के अंकों का इस्तेमाल चीनी बेबीलोन वाले भी करते आ रहे थे, लेकिन भारत के लोगों ने इन नंबरों को लिखना आसान बनाया। मगर कहानी का ट्विस्ट सिर्फ ये नहीं था। इंसान के हाथों में 10 उंगलियां थी, इसीलिए वो 10, दहाई और सैकड़े को भी समझता था, लेकिन उसे लिखना सबसे पहले भारत ने सिखाया। उसे एक अंक के तौर पर
भारत ने देखा। चीनी वैज्ञानिक मार्कस तू चौथे बताते हैं कि भारत ने शून्य को नया रूप दे दिया है। यह पहले सिर्फ प्लेस होल्डर के तौर पर काम आता था। मिस्र और बेबीलोन वाले शून्य की जगह खाली छोड़ देते थे, लेकिन भारत ने उसे 10वें अंक का दर्जा दिया। 0 से 9 तक यानी 10 अंक। इसके बाद तो पूरी दुनिया ही बदल गई। बड़े से बड़े अंकों को लिखना, जोड़ना, घटाना बहुत आसान हो गया और मानो गणित के पहिए को इंजन मिल गया हो। वैसे शून्य का विचार भारत के लिए सहज और स्वाभाविक था। उसकी जड़ें हिंदू दर्शन में पहले से मौजूद थी। मार्कस कहते हैं कि भारत में धार्मिक मान्यता रही है कि सृष्टि की उत्पत्ति शून्य से हुई है और अंत में सब कुछ शून्य ही हो जाएगा। जब 0 को एक संख्या के तौर पर स्वीकार किया जाने लगा तो उसके नाम का जिक्र हिंदू धार्मिक दर्शन में पहले से ही मौजूद था। शून्य यानी कुछ भी नहीं। 7वीं सदी के मशहूर दार्शनिक गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने शून्य के साथ गणना करने का जो तरीका दिया आज भी चलन में है। पूरी दुनिया की स्कूल्स के अंदर वो पढ़ाया जाता है कि कैसे एक के अंदर शून्य जोड़ने पर वो एक ही रहेगा और एक में शून्य घटाने पर एक ही रहेगा। शून्य से किसी को गुणा करने पर शून्य रहेगा। लेकिन शून्य से जुड़ा दूसरा चमत्कार भी भारत में ही हुआ जब ब्रह्मगुप्त के 500 साल के बाद माधवाचार्य ने बताया कि शून्य का किसी की भी संख्या के अंदर भाग देने पर अनंत होता है और इस तरह से आविष्कार हुआ अनंत का। वैसे अनंत के आइडिया को कुछ आप इस तरह से समझ सकते हैं। अगर आप एक फल को एक बार काटोगे तो उसके 2 हो जाएंगे। इस तरह से 2, 4, 8, 16, 32 और इस तरह से ये क्रम बढ़ता चला जाएगा और आखिर में जब फल का आकार 0 हो जाएगा तो उसके बाद उसे और टुकड़ों में काटेंगे तो अनंत टुकड़े कहेंगे जिनको गिनना पॉसिबल नहीं होगा। शून्य और अनंत के बाद एक और कमाल भारत में ही होना था। दरअसल भारत दुनिया का पहला देश था जिसके दार्शनिकों ने इस बात को समझा कि अंक सिर्फ गिनने जोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि वे अदृश्य और अमूर्त इकाइयां हैं जो मानवीय कल्पना की गुलाम नहीं है बल्कि स्वतंत्र है। उनका अपना अस्तित्व है। यही वजह थी कि भारत ने दुनिया को नेगेटिव नंबर से परिचित करवाया, यानी ऋणात्मक नंबर। मार्कस चौथे कहते हैं कि 3 में से 4 घटाने पर क्या होगा? वो शून्य नहीं हो सकता था, वो होगा -1। ये विचार भी भारत का ही था। समीकरणों यानी इक्वेशंस का इस्तेमाल यूनानी, मिस्री, बेबीलोन वाले अपने अपने तरीके से कर रहे थे। अंकगणित, ज्यामिति और समीकरण ये सब आपको अब जटिल लग रहे होंगे तो थोड़ा धैर्य रखें। एक और जरूरी चीज जो इन सब से जटिल है उसका नाम है त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री, जिसकी सहायता से भारतीय गणितज्ञ धरती पर बैठे बैठे अंतरिक्ष नाप रहे थे। एक भारतीय गणितज्ञ ऐसा है जिसका जिक्र किए बिना ये कहानी थोड़ी अधूरी लगती है। उनका नाम है माधवाचार्य। माधव ने साबित किया कि किसी भी संख्या को अनंत टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है या किसी भी संख्या में अनंत टुकड़े जोड़े जा सकते हैं, यानी 0 और 1 के बीच में अनंत छुपा है। और इस तरह से आविष्कार हुआ दशमलव संख्या का। 0 ऋणात्मक नंबर और दशमलव नंबर के बाद गणित का सबसे जटिल सवाल था, पाई का मान क्या होगा? इस सवाल का जवाब भी भारत ने ही दिया। 4वीं सदी के भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने बताया कि पाई का मान 3.1416 होता है। इसके आधार पर उन्होंने धरती की परिधि को नाप लिया। उन्होंने बताया कि धरती का घेरा 24,835 मील है, जो कि पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन इसको पूरी तरह से सही किया 15वीं शताब्दी के माधवाचार्य ने। इसके लिए उन्होंने अनंत का सहारा लिया। वैसे पाई के बिना इंजीनियरों का काम नहीं चल सकता।
पाई दरअसल किसी भी वृत्त के व्यास और परिधि का अनुपात है। जहाँ कोई मोड़ या घुमाव आता है तो उसे समझने के लिए पाई की जरूरत पड़ती है। अब देखिए, इतनी देर में बीजगणित की तो बात ही नहीं हुई, जो कि अरबों की देन है। बीजगणित यानी अलजेब्रा। क्या करें, समय नहीं मिला। समय भी गणित है। समय की कहानी फिर कभी समय मिलने पर।